देखिए आज का वीडियो है जमीन रसीद मान्यता रद्द, बड़ा झटका। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिया हुआ हूँ आप लोग का सवाल जो है, मतलब कि सवाल के आधार पर हमने जवाब भी दिया। बहुत सारे लोगों का मन में सवाल होता है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है भाई। ज़मीन रसीद का मान्यता रद्द है, ज़मीन रसीद का वैल्यू नहीं है किस पे, इस वीडियो में पूरा देखो तब पता चलेगा। ये नहीं कि आप देखोगे आधा कमेंट करोगे भाई, तो पूरा वीडियो को देखना है, पूरा वॉच करना है, तब समझ में आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए आप लोगों को जो है दोबारा ज़मीन खरीदा गया मान लेते हैं, समझ पा रहे हो। और ज़मीन खरीदने के बाद यह ज़मीन खरीदा गया, इस ज़मीन की रजिस्ट्री हुई और रजिस्ट्री होने के बाद इस ज़मीन का दाखिल खारिज हुआ, यानी ज़मीन का आप कह सकते हो आपका ज़मीन का रसीद कट रहा है, ठीक है। तो अब रसीद कटने के बाद क्या दाखिल खारिज और ज़मीन रसीद का कोई मान्यता नहीं है, लोगों में ये चर्चा है भाई। तो पूरा बताने वाले हैं। एक मेरा नया चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इंस्टा को ज्वाइन कर लो, समझ पा रहे हो। ये ज़रूरी है, कटिंग पाना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। देखिए मान्यता नहीं है, आपने रजिस्ट्री करवा लिया, दाखिल खारिज हुआ, क्या मान्यता नहीं है, तो इसका मान्यता रद्द हो चुका है। बहुत सारे सवाल है, यानी कि दाखिल खारिज अगर करा लेते हो, रसीद कटा लेते हो, तो क्या इसे आपका क्या फ़ायदा मिलेगा। इससे क्या होगा कि रसीद आपने नहीं कटाया तो क्या नुकसान होगा, दाखिल खारिज आपने नहीं करवाया तो क्या नुकसान होगा, क्या हो सकता है। पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा भाई। तो आप लोग को करना क्या है, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग जितने भी जुड़े हुए हो, थोड़ा सा मोटिवेशनल को बढ़ाओ, हमें भी अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो। लाइक में कमी नहीं करो, लाइक को बढ़ा दो, समझ पा रहे हो। और कमेंट में लिखो सवाल, कुछ भी पूछना हो तो। देखो यहाँ पे क्या है, आज इसी प्रकार की समस्या लेकर आप लोगों के सामने हम आए हैं। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट करते रहते हैं, तो इस वीडियो में बने रहना। हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या लिखते हैं सर कमेंट बॉक्स में, सर मुझे मेरे दादा ने 1965 में जो है ज़मीन खरीदा था, मोटेशन किया हुआ है, रसीद भी हम लोग कटा रहे हैं, लेकिन दखल किसी और का है, वो लोग मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो उनके पापा ने ज़मीन बेचा था, समझ पा रहे हो भाई। तो ये आ रहा है, मतलब क्या कह रहा है कि मेरे दादा ने 1965 में ज़मीन खरीदा, ठीक है, मोटेशन करा, यानी दाखिल खारिज भी करा लिया, रसीद भी हम लोग कटा रहे हैं, लेकिन दखल किसी और का है, कब्जा किसी और का है, और वो लोग मानने को तैयार नहीं है जो कब्जा किया हुआ है, और उनके पापा ने भी ज़मीन बेचा था। समझ पा रहे हो, समझ लो बात को। अब देखो यहाँ समझो, आप देखें सबसे पहले ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, दाखिल खारिज हुआ, रसीद भी कट रहा है, उस स्थिति में क्या करना चाहिए। ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ समस्या है। अगर दखल किसी और ने कर लिया है, मतलब कि आपका ज़मीन का रजिस्ट्री भी हुआ, दाखिल खारिज भी हुआ, आपका रसीद भी कट रहा है, सब कुछ आपका ज़मीन का, लेकिन दखल किसी और का है, उस ज़मीन पर कोई और खेती कर रहा है, उस ज़मीन पर कोई और घर बना के रह रहा है, तो क्या होगा समझिए। यहाँ पर एक ही, सबसे पहले आप एक बार ज़मीन की नापी करवा लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उस ज़मीन की मापी करवा लेंगे और सरकारी अमीन के द्वारा करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कागजात के आधार पर जो है उसके पास नकल आप निकलवा लेंगे, उस ज़मीन का ओरिजिनल नकल, ताकि उस पर आप अटैक कर सकें, समझ पा रहे हो। उसके आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ आप FIR दर्ज कर सकें, और क्या करें, ये साबित कर सके कि ये ज़मीन जो है आपका है। और जब FIR दर्ज कराने जाएंगे तो वो जो कागजात ज़मीन का होगा उसको आप अटैच कर देंगे, उसमें वो कागजात को उसमें आप लगा देंगे, किसमें, FIR की कॉपी में। जब आप कोर्ट से करोगे या थाने से जहाँ से भी करोगे, वो FIR की कॉपी आप अटैच कर देंगे, उसमें लगा देंगे, ताकि आपको इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत, बताएंगे कि ये आदमी ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है, ये ज़मीन मेरा है, मेरा रसीद भी कट रहा है, सब कुछ रजिस्ट्री मेरा है, सारा पेपर उसमें आप लगा देंगे, जो भी है जमाबंदी रसीद सारा कुछ उसमें आप अटैच कर देंगे FIR कॉपी में, ताकि ये साबित हो जाए कि ये ज़मीन आपका है, वो ज़बरदस्ती ज़मीन को बिना मतलब का कब्जा करके रखा हुआ है। और क्या, इसके बाद पुलिस जो है क्या करेगा, उससे पूछताछ करेगा, और उस व्यक्ति के द्वारा प्रॉपर्टी को खाली नहीं किया गया, अगर मान लीजिए वो नहीं करता है, तो आपको उसके ऊपर केस फाइल करना पड़ेगा, कर देना है, यानी कि उसके ऊपर आप टाइटल का केस जो है दावा कर देना है, कोर्ट में जाके कर देना। थाने से नहीं हो रहा है तो कोर्ट में जाके टाइटल का केस उस पर कर देना है।
है आपको, टाइटल शूट कर देना है उस पर। और क्या, ताकि उस व्यक्ति को कोर्ट में जवाब देना पड़े, उस व्यक्ति को कोर्ट सवाल करेगा, जज साहब सवाल पूछेगा कि किस आधार पर आप ज़मीन पर कब्जा किए हो, किस आधार पर ये ज़मीन पर आप दखल किए हुए हो, जबकि उसके पास जो है कोई कागजात नहीं है, कोई पेपर नहीं है, न ही कोई सरकार के द्वारा कोई बहुत सरकार को टैक्स दे रहा है, मतलब नहीं उसका ज़मीन का रसीद कट रहा है, उसके पास दाखिल खारिज भी उस व्यक्ति के पास है, जिस व्यक्ति का ज़मीन उसके पास उसने दाखिल खारिज भी करवा लिया है, समझ पा रहे हो, और उसका रसीद भी कट रहा है, तो फिर तुम किस आधार पर इस ज़मीन को कब्जा करके रखे हुए है। अब उस व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं होगा, क्या जवाब देगा, उसके पास कोई पेपर ही नहीं है भाई, क्या जवाब देगा, कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब उसके पास कोई उपाय ही नहीं रहेगा, कोई जवाब ही नहीं होगा। कौन सा कागज वो दिखाएगा, कहाँ से लाएगा पेपर, वो कौन कागज दिखाएगा वो। इसलिए फैसला आपके पक्ष में होगा, ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये पूछता है, तो भाई ये तरीका आप बेहतर से बेहतर ढंग से कम समय में देखो हमने आपको बता दिया है। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे, अब देखिए कुछ कमेंट बॉक्स के आधार पर हम ले रहे हैं ताकि आप लोग को समस्या नहीं पड़ जाए। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते, पूछते रहते, एक एक चीज़ को यहाँ बारीकी से हम बताते हैं, माने आगे जो समस्या वो समझिए। बहुत सारे लिख रहे हैं कि हम जो है पटना जिला बिहार से हैं, ठीक है, हमारे परदादा ने के जो है 3 बेटे हैं, ठीक है, जिसमें एक के प्रॉपर्टी में तीनों का नाम है, एक ही प्रॉपर्टी है और उसका 3 बेटा है, तीनों का नाम है, और छोटे वाले का प्रॉपर्टी में एक ही नाम है, छोटे वाले का प्रॉपर्टी में एक ही नाम है, समझ पा रहे हो। तो उसका यहाँ पर वो बोल रहा है कि हमारे दादा का नाम अकेले है, तो वो जो छोटा है वो बोल रहा है कि हमारा दादा का नाम अकेले है, तो इसमें हम हिस्सा नहीं देंगे, तो क्या 2 भाइयों का हिस्सा नहीं मिलेगा क्या। देखें इसमें क्या होगा भाई, तो हम आपको पूरा समझा देते हैं, पूरा बताते हैं। देखिए कोई प्रॉपर्टी ऐसे करके है, 3 बेटा है और एक में छोटे वाले का नाम बाय चांस उसमें है उसका, और वो कह रहा है छोटा कि हम आपको नहीं देंगे, जबकि वो दादा परदादा की प्रॉपर्टी है। तो क्या होगा समझिए, अगर वह प्रॉपर्टी परदादा की है, यह प्रॉपर्टी परदादा के छोटे बेटे के है, परदादा के छोटे बेटे के नाम पर आया है, ठीक है, तो इस पर जो है उसका कानूनी अधिकार पहले भाई का भी होगा, पहला और दूसरा दोनों भाई का होगा। और क्या, इस पर जो है कानूनी अधिकार पहले भाई का भी होगा और दूसरा भाई का भी होगा, और दोनों का हक मिलेगा। अगर इस मामले को कोर्ट में लेकर जाते हो तो छोटे के नाम पर जो चल गया है, मतलब वो प्रॉपर्टी छोटे के नाम पर जो चल गया है, उसका कागजात वहीं रद्द हो जाएगा। क्यों रद्द हो जाएगा, फिर वह कागजात का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। भाई ये कहाँ से तुम खरीदा, कहाँ उस समय तुम कमाया, वो कागजात का अनवैलिड हो जाएगा, समझ पा रहे। बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है कि उसके नाम से रहेगा, वो कहेगा कि हम हिस्सा नहीं देंगे, बड़े भाई के नाम से रहेगा, 2 छोटा जो है पिताजी मान लो कि खरीद दिया बड़े भाई के नाम से, और 2-3 भाई इधर और भी है, तो वो कहेगा कि हमको हिस्सा दो, वो कहेगा कि हम नहीं देंगे, तो वो कागजात रद्द हो जाएगा। तुम उस समय पैसा कहाँ से कमाया, जमीन कहाँ से तुम खरीदा, कोर्ट सवाल करेगा, जवाब देना होगा ना भाई। तो ये सवाल है, अगर बाय चांस वो परदादा का जो बेटा है, 3 बेटा, एक बेटा छोटे के नाम पर हो गया, 2 का हिस्सा करा के नहीं देंगे तो देना पड़ेगा उसको, ये कानूनी अधिकार, क्योंकि अनवैलिड हो जाएगा, वो पेपर ही रद्द हो जाएगा। कोर्ट उसको कर देगा कि कहाँ से तुम, कैसे तुम्हारा नाम से हुआ, सवाल का जवाब दो, तुम कहाँ से खाया, कैसे किया, कहाँ से कमाया। उस समय बात समझ रहे हो ना, बाय चांस मिस्टेक से हो गया तो हो गया, या खरीद दिया था उसके दादा ने या परदादा ने खरीद के उसके नाम से कर दिया, कोई कारण होगा उस समय। तो ये भी समस्या है, बहुत सारे लोगों को पूछते रहता है कि बड़े भाई के नाम से छोटा होगा। भाई क्यों नहीं होगा, साबित करना है आपको कि ये ज़मीन आपका है, इसने कहाँ से खरीदा, कैसे खरीदा, समझ पा रहे। कोर्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन होगा, हाँ, लेकिन उसने खुद खरीदा है, मतलब कि वो जो मान लीजिए कि हमरे पिता ने ज़मीन को खुद खरीदा है, तो फिर उसमें कोई दावा नहीं कर सकता है। लेकिन हमरे दादा ने ज़मीन खरीद दिया है किसी पिता के नाम पर, किसी मतलब चाचा के नाम पर हमरा खरीद दिया है, तो फिर वो चाचा ये दावा नहीं बोल सकता कि ये ज़मीन मेरा ही है, क्योंकि वो पेपर वो अनवैलिड हो जाएगा। तुमने कहाँ से कमाया, कहाँ से लाया, समझ पा रहे हो, ये बात है। इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है। अगर मानिए आपके दादा ने या आपके परदादा ने आपके पिताजी या आपके चाचा जी के नाम से खरीद दिया है और वो कह रहा है कि हम हिस्सा आपके पिता को नहीं देंगे, आपको नहीं देंगे, तो ये अनवैलिड हो जाएगा पेपर ये अनवैलिड हो जाएगा। कैसे खरीदा भाई, कहाँ से खरीदा, तो साइन करो तुम, रजिस्ट्री कचहरी से उसका डिटेल्स मंगाएगा, चेक करेगा, उसका सिग्नेचर भी मैच नहीं होगा, समझ पा रहे हो। इसलिए बोल रहे हैं जो है वो भी हाथ से चला जाएगा, पेपर ही अनवैलिड हो जाएगा, समझ पा रहे हो। ये सब बातें हैं। अगर भाई से मिल के नहीं रहोगे तो बाद में आपको परेशानी उठाना पड़ सकता है, बाद में पूरा परेशानी उठाना पड़ेगा, तनी मनी नहीं,
समझ पा रहे हो? तो ये हो गया, वो रजिस्ट्री अनवैलिड हो जाएगा, पेपर ही अनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद देखो आगे समझो, वर्तमान में मान लेते हैं कि उनके नाम पर है और देने से इनकार कर रहा है, ठीक है, देने से इनकार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो इनका सारा कागजात रद्द हो जाएगा, कागजात रद्द हो जाएगा, आपके चाचा का या आपके परदादा का जो भी है भाई रद्द हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी भाइयों का समान अधिकार है। और क्या, किसी कारणवश एक भाई के नाम पर सारी प्रॉपर्टी हो जाए और सब भाई को भी न मिले तो यह कागजात कोर्ट में जाने के बाद रद्द हो सकता है, कोर्ट इस कागज को रद्द कर देगा। समझ पा रहे हो? आप देखिए अगला समस्या क्या है। 65 साल पहले की बात है कि हमारे दादा, 2 भाई था 65 साल पहले, और दादा के भाई के नाम पर 5 कट्ठा ज़मीन था, दादा के भाई का नाम, और हमारा दादा का भाई का डेथ हो गया, मतलब कि मर गया दादा का भाई। समझ पा रहे हो? दादा के भाई डेथ हो गया। फिर दादा के भाई की पत्नी, दादा के भाई की पत्नी ने हमारी दादी को 2.5 कट्ठा ज़मीन बेचा। समझ पा रहे? हमारी दादी 2.5 कट्ठा ज़मीन बेचा और हमारी दादी ने ज़मीन खरीदा। तो यह कानून सही है या गलत? समझ पा रहे हो? तब दादा के भाई के पोते ने केस कर दिया कि हमारे दादा का ज़मीन है जिसको हमारी दादी ने हमारे दादा के भाई की पत्नी से खरीदा है, दादा के भाई की पत्नी से खरीदा है। बताइए इसका क्या सलूशन होगा? देखिए, उनके पत्नी के पास ज़मीन का 5 कट्ठा था, टोटल 5 कट्ठा ज़मीन था, लेकिन बेचे कितना? 2.5 कट्ठा ज़मीन। ठीक है, 2.5 कट्ठा ज़मीन वो बेच सकता है, ठीक है। तो उनको 2.5 कट्ठा ज़मीन बेचने का अधिकार था। दादा के भाई की पत्नी को 2.5 कट्ठा ज़मीन बेचने का अधिकार है, वो अपना ज़मीन को जिसको चाहे उसको बेच सकता है, क्योंकि दादा का भाई जो है वो डेथ हो चुका है। तो अब उस ज़मीन पर उसका कोई वारिस नहीं है, तो उसका अधिकार किसका होगा? उसका पत्नी का होगा। पत्नी जो है विधवा है, और विधवा को वो अधिकार है कि वो ज़मीन किसी को भी बेच सकता है। 5 कट्ठा टोटल है, 2.5 कट्ठा वो बेच सकता है। समझ पा रहे हो? इस पर किसी का कोई दावा नहीं चलेगा 2.5 कट्ठा पर, और उनका शेष जो बचेगा उस पर जो होगा भाई। और देखिए, कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी का उतना ही हक होगा जो शेष बचा हुआ है, और उसी पर दावा वो किया जा सकता है। आधा पर दावा नहीं होगा, आधा क्योंकि उसका अधिकार है और वो कोई भी नहीं कर सकता। बाकी वो अपना ज़मीन किसी को बेचे, अपना भाई को बेचे, किसी गाँव वालों को बेचे, गोतिया को बेचे, किसी को बेचे, उसको बेचने से कोई रोक नहीं सकता है। समझ पा रहे हो? अब अगला चलते हैं। अगला क्या समस्या है वो समझिए। देखिए, आज समस्या ही ले रहे हैं हम आप लोग का। सर, अगर व्यक्ति की जो है वो पर्चा वाला ज़मीन है, ठीक है, पर्चा वाला ज़मीन हो और आपने किसी बेटे के नाम पर कराना चाहता है। अगर मानिए कोई पर्चा का ज़मीन है, आपको किसी ने रहने के लिए दिया है, ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है पर्चा वाला ज़मीन को वो जो है बेच सकता है? सही, आप अपने बेटे के नाम पर करा सकता है? तो समझिए यहाँ पर क्या है, नहीं है, इसका भी कानून समझिए भाई, पर्चा वाला ज़मीन का। देखिए, मतलब कोई व्यक्ति ने यहाँ पर जो ज़मीन है वो पर्चा बना लिया है, उस ज़मीन का पर्चा बना लिया है, ठीक है। अगर ज़मीन का पर्चा बना लिया है, मान लीजिए मोहन नाम का एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, मोहन नाम से ज़मीन का पर्चा है, समझें, और मोहन जब तक जीवित है तब तक ये पर्चा भी जीवित है। समझ लीजिए, मोहन जब तक जीवित है तब तक ये पर्चा जीवित है, और मोहन की जब मृत्यु होती है तो यह पर्चा का मतलब ही खत्म हो जाता है। समझ पा रहे हो? और क्या, तो एक बेटे के नाम पर कराना चाहता है तो ऐसा संभव नहीं है। और क्या, पर्चा वाले ज़मीन जीवन यापन करने के लिए दिया जाता है, बेचने का अधिकार नहीं दिया जाता है। समझ पा रहे हो? मान लेते हैं कोई मोहन है या राम है, राम के नाम से अगर राम मान लेते हैं, राम के नाम से कोई पर्चा कर दिया, ठीक है, तो राम का जो बेटा होगा वो वहाँ पर जीवन यापन कर सकता है, उस ज़मीन को बेच नहीं सकता है। और राम मर गया तो वो पर्चा भी खत्म हो चुका है, किसी को सेल नहीं करता, क्योंकि पर्चा का ज़मीन जीवन यापन के लिए है, रहने के लिए दिया जाता है, न कि बेचने के लिए दिया जाता है। पर्चा वाला ज़मीन को आप बेच नहीं सकते हो। समझ पा रहे हो? आपको जिसका ज़मीन है उसका जब भी मर्जी हो आपको वहाँ से खाली करवा देगा, निकाल देगा भाई, क्योंकि वो आपको रहने के लिए, पर्चा का मतलब होता है रहना, और वो भी जिस दिन उसको मर्जी हो जाएगा उस दिन वो आपको खाली करवा देगा, जिसका पर्सनल ज़मीन है। समझ पा रहे हो? वो जीवन आपने, और उस ज़मीन को आप बेच नहीं सकते हो। ये ऐसा कोई रूल नहीं है कोर्ट में कि पर्चा वाला ज़मीन को आप किसी और को सेल कर सकते हो, क्योंकि वो आपको रहने के लिए दिया गया है। क्लियर? अब देखिए अगला समझिए, अगला समस्या क्या है वो समझिए। अगला समस्या है कि एक प्लॉट पर जो है दुकान बना हुआ है और वो मेरे दखल टाइटल मेरे कब्जे में है,
ठीक है। और उस पर जो है केस कर दी, ए और बी में केस चल रहा है, दोनों में विवाद चल रहा है। और उस ज़मीन का रसीद कोई सी भी कटा लिया, तीसरा कोई 24 आदमी रसीद कटा लिया। मैंने उस रसीद यानी जमाबंदी को रद्द करवा दिया, जमाबंदी को रद्द करवा दिया, पर पार्टी सी ने ज़बरदस्ती मेरे दुकान पर ताला लगा दिया। पार्टी सी ने क्या किया, ज़बरदस्ती ताला लगा दिया। मैंने पार्टी सी पर फॉर्जरी 420 केस भी किया है उस पर। तो मुझे आर्थिक क्षति हो रही है, ताला कैसे खुलवाएं उस प्रॉपर्टी को, सी से कैसे छुड़वाएं। देखिए सी का तो मैटर चल रहा है, ठीक है, और अलग बात है, लेकिन ए और बी में भी विवाद चल रहा है उस प्रॉपर्टी में। तो उस पर फैसला आने के बाद ही आप आगे कुछ कर सकते हो, क्योंकि विवाद चल रहा है और आपका उस पर कोई अभी रोजगार है, तो आप कोर्ट से आदेश ले सकते हो, अपने वकील से बात कर सकते हो और उस पर बहस करवा सकते हो और उनको अनुमति ले सकते हो ताकि वह उसका उपयोग कर सके। अगर किसी व्यक्ति का दखल करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी भाई, अगर कोई दखल करता है। देखो अगर उस ज़मीन पर ए और बी में विवाद चल रहा है, जब तक वो ए बी का विवाद खत्म नहीं हो जाता है तब तक आप उस ज़मीन पर दखल नहीं कर सकते हो। उस ज़मीन पर अगर मानिए उस पर आपका कोई रोजगार था जिससे आपको क्षति हो रहा है, आपका जीवन यापन में दिक्कत हो रहा है, तो कोर्ट में आप अपने वकील के माध्यम से उस पर बहस करवा सकते हो कि नहीं मेरा यहाँ दुकान था, इस पर देखिए यहाँ पर इस तरह का परेशानी हो गया, हम अपना रोजगार कैसे करेंगे। वकील के माध्यम से बहस करवा के वहाँ पर अपना दुकान को फिर सेटअप करवा सकते हो। कोर्ट का अगर इच्छा होगा, जज साहब का मर्जी होगा, आपका विटनेस लाओगे, नहीं सही में दुकानदार था यहाँ दुकान कर रहा था, अपना गवाह लाओगे, तो फिर आपको हो सकता है वहाँ पर रोजगार करने के लिए काम आपको मिल सके। हो सकता है, कन्फर्म नहीं है, समझ पा रहे हो। वो वकील साहब पर और वहाँ पर जज में बहस होगा, फिर वहाँ जज साहब पर निर्भर करेगा क्या है नहीं है, समझ पा रहे। लेकिन जब अगर ये बी में मैटर सॉल्व हो जाता है तो आपका कन्फर्म, आपका फिर वहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आपका हो जाएगा, समझ पा रहे हो। क्योंकि सी या फॉर्जरी उसको रजिस्ट्री करवा लिया था, मतलब उसको दाखिल खारिज करवा लिया, रसीद भी कटवा लिया था, आपने उसको रद्द भी करवा दिया। तो ये तरह तरह की बातें यहाँ पर चलता है, लोग तरह तरह का सवाल भी करता है। देखिए भाई आज हमने कमेंट बॉक्स इसलिए लिया था कि आप लोग को बहुत सारे सवाल का जवाब, वीडियो तो पर डे आता ही है, लेकिन कुछ सवालों का जवाब देना भी ज़रूरी होता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोहरा के देखो, समझो, एक एक चीज़ को समझो। हमने पर्चा वाले बारे में बताया, दुकान का जो कब्जा किया वो भी हमने बता दिया, और एक एक चीज़ को बता दिया, पुराना ज़मीन था उसके बारे में भी बता दिया, एक एक स्टेप को बता दिया कि अगर मान लीजिए कोई छोटा भाई के नाम से है, अब बड़ा छोटा का जो है उसका नाम से किसी कारणवश हो गया है, तो बड़ा छोटा का भी हिस्सा होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। एक एक चीज़ को हमने इस वीडियो में आप लोग को बताया ताकि आप लोग को समझ में आवे, अच्छे से समझ पाओ, ज़मीन ज़्यादा की जानकारी हो सके, लोग आप लोग को कोई धोखा ना हो आप लोगों के साथ, कभी भी परेशानी में आपको नहीं पड़ना पड़े। समझो ये चैनल हमने आप लोग के लिए मदद के लिए बनाया। आप लोग को करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, लाइक को बढ़ाओ थोड़ा सा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं जुड़े हुए हो भाई, समझ पा रहे हो। तो चलो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स को आज हम ले लेते हैं, और भी आप लोगों का कमेंट, जैसे अभी तो हम कमेंट ही आप लोगों का कंटिन्यू ले ही रहे हैं, और थोड़ा सा और कमेंट बॉक्स को हम ले लेते हैं ताकि देखिए आप लोग का हम कमेंट बॉक्स लेते हैं, आप लोग का मदद करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, समझ पा रहे हो। तो चलिए अगला कमेंट बॉक्स हम लेने का देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एड आ गया है, उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए किया है, कमेंट किया है सुरेंद्र प्रसाद जी ने कमेंट किया हुआ है। ये क्या लिख रहे हैं, जायसवाल और नीतीश कुमार दोनों पगला गया है, इसका स्टाफ सुनता ही नहीं है, कर्मचारी सुनता है और है नौसीओ सुनता है। भाई बात सही बात है, कोई नहीं सुनता है। ये दिलीप जायसवाल खाली मीठा मीठा भाषण देता है, नीतीश कुमार मीठा मीठा भाषण देता है, कहाँ कोई सुनता है। राष्ट्रीय कचहरी में कोई नहीं सुन रहा है, नकल खाना में कोई नहीं सुन रहा है। ये तो बड़ी बड़ी समस्या है लोगों का, जो कि अभी तक मैटर सॉल्व ही नहीं हो रहा है। आप देखिए आगे समझिए, ये वीरेंद्र शर्मा जी ने क्या कमेंट किया है कि कटिहार जिला में से कब होगा सर्वे। भाई तो वो आपके ज़िला का है, वो आप वेबसाइट पर जाके DLRS की वेबसाइट पर जाके वहाँ चेक करो, सब जिला का कब क्या होगा वहाँ पर अपडेट है। चलिए आगे है, रोशन कुमार जी ने लिखा है कि बिहार के 30% ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है और सर्वे कराने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ लूटपाट मचा है। दिलीप जायसवाल मुर्दाबाद, नीतीश कुमार भाई ये सब नारा मत लगाओ, ठीक है। यहाँ पर चैनल पर हम ये नहीं बोल सकते हैं, आपने जो बोला बोला, ठीक है। किसी को यहाँ हम ट्रोल नहीं कर रहे हैं, आपका जो कमेंट बॉक्स को हमने लिया है, जो है बात सही है, लेकिन 30% ज़मीन का दाखिल खारिज अभी तक हुआ नहीं है, बहुत सारे ज़मीन का ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है, हमारे देखिए हम यहाँ कोई पार्टी से नहीं है, नहीं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ कोई मुर्दा और कोई जिंदा यहाँ वाद चलने वाला नहीं है, समझ पा रहे हो। यहाँ पर जो है जो कानूनी तरीका होगा उसे मैं सलाह दूंगा,
आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ वीडियो हमने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए। और आप लोग का जो कमेंट होता है वो मैं सवाल लेता हूँ, समझ पा रहे, जवाब देता हूँ, समझ पा रहे हो। चलिए अगला मैं कमेंट को देखता हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। देखिए अगला कमेंट में क्या है, बोल रहा है कि जैसे ज़मीन पर जिसका कब्जा पिछले 50 वर्षों से है तो उसका खाता प्लॉट नया खोल दिया जाए तो बेशक उसका कागज़ किसी और के नाम पर होगा। अच्छा, 50 वर्षों से है, उसका खाता प्लॉट नया खोल दिया जाए, बेशक उसका कागज़ किसी और के नाम पर होगा। भाई 50 वर्ष से कब्जा है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो जाके आप करवा सकते हो। ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए और सरकारी ज़मीन नहीं होना चाहिए, गैरमलुआ ज़मीन नहीं होना चाहिए, ये सब कंडीशन समझ लो। फिर आपको साबित 50 वर्ष से कब्जा है वहाँ पर, आपका अगल बगल विटनेस को लोगे, उसके बाद आप करवा सकते हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन किसी का दूसरे का ज़मीन नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे का ज़मीन का उसका ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ये सब कंडीशन को फुलफिल करना होगा आपको, समझ पा रहे हो। ऑब्जेक्शन समझ रहे हो ना, कोई दूसरे का उसमें ज़मीन वो नहीं होना चाहिए, तब जाके होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। ये क्लियर समझ लो, चाहे वो कोई भी ज़मीन है। क्लियर। आगे, पेपर में विज्ञापन छापने से कुछ नहीं होगा भैया, जब तक किसान का सभी कागज़ सरकार स्वयं सुधार नहीं कर देगा, सर्वे कभी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो भाई। ये कमेंट किया है, ये रोशन जी ने ही कमेंट किया, ठीक है रोशन जी, कंटिन्यू ये कमेंट करते रहते हैं। चलिए अगला कमेंट देखते हैं। सर, पति और सास और ससुर ने बांट करके गया है तो बढ़िया औरत का हिस्सा हुआ या नहीं? क्या भाई, कमेंट थोड़ा क्लियर लिखो ताकि हमें भी समझ में आए। आगे देखते, थैंक यू लिखा हुआ है नीलकांत झा जी, नीलकांत जी थैंक यू। आगे देखते हैं, आगे कमेंट है, वेरी गुड स्पीच रंजन कुमार जी। रंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट का, आपने बोला वेरी गुड स्पीच, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे कमेंट किसने किया है। ये लिखा है अब्दुल शेख खान, इन्होंने लिखा है सर, नेता मंत्री को कर्मचारी सब ने जो है, क्या लिखा है भाई, ये कमेंट को पढ़ना सही नहीं है। आप लोग कमेंट थोड़ा करो, जैसे देखो कमेंट बॉक्स में हम किसी को ट्रोल नहीं कर सकते हम, क्योंकि एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम बना रहे हैं। देखिए सर, मुजफ्फरपुर औराई ब्लॉक में मेरा ज़मीन भूमि कर्मचारी सारा डूब गया। क्या लिखा है, सही से लिखो भाई कमेंट को ताकि मैं पढ़ सकूं। देखो एमडी अकरम जी ने लिखा है कि 10,000 से काम में दाखिल खारिज परिमार्जन नहीं कर रहा है। अच्छा, 10,000 से कम में नहीं कर भाई, क्या चल रहा है बिहार में? दिलीप जायसवाल जी, नीतीश जी, क्या हो रहा है? ये 10,000 रुपया दाखिल खारिज क्यों मांग रहा है परिमार्जन के लिए? ये बिहार में क्या धंधा बना के रखे हो? ये चढ़ावा खुले आम ले रहा है आपका कर्मचारी लोग, सीईओ लोग, क्या बात है? ये क्यों चल रहा है भाई गोरख धंधा? ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा का कहानी यहाँ चल रहा है। लोग तो यहाँ परेशान है, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? परेशानी तो बना हुआ है, सारे लोगों के साथ परेशानी है। ये तो लोगों को ठग रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। देखो आगे क्या कमेंट है, आगे है, देखिए आगे लिखा है रंजन कुमार सिंह जी ने, इन्होंने लिखा है पर्पट 2, पर्पट 3(1) और वंशावली जमा करने का अंतिम तिथि कब तक है कृपया बताएं। भाई अभी डेट है, अभी जमा करो, अभी बहुत डेट है, लेकिन आप अपना पेपर को दुरुस्त करो और जमा करो। अभी 2026 तक बढ़ा दिया है, समझ पा रहे हो, 2026 तक कर दिया है, इसलिए आपको अब टेंशन नहीं लेना है, लेकिन जमा कर दो। लिख रहा है अमीन कितना पैसा लगेगा? भाई वो अमीन से बात करो, जो भी है वो चार्ज क्या लेगा नहीं लेगा वो अमीन बताएगा, उसका चार्ज है ना, वो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि उसका क्षेत्र का बात है तो वही बताएगा। उसके बाद देखिए ये लिखा है एमडी लिखा हुआ दिलीप जायसवाल का दिमाग, देखिए भाई क्या लिख रहे हो, जो भी है दिलीप जायसवाल का दिमाग सही है, वो बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं, लेकिन उनका बात को पालन नहीं कर रहे सीईओ सब, ये सब दिक्कत है। और देखिए ये लिखा है घर पर पहुंचकर काम करते तब जाके काम होगा, ये लिख रहे हैं
महानंद जयश्री जी ने। हाँ भाई, ये तो बात है, घर पर जा जा के काम करते तो काम जल्दी होता और आसानी से भी होता, लोगों का काम अच्छे तरीके से होता। समझ पा रहे हो? ये आप लोग का भी कहना बिल्कुल सही है। देखिए आप लोगों का कमेंट हम लेना चाहते हैं। ये लिखा है मंजीत यादव जी ने, क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है आपके जैसा सर आदमी हो गया तो बिहार सुधर जाएगा। बिल्कुल भाई, हमरे जैसा आदमी हो गया तो हम बिहार को सुधार देंगे, लेकिन हमरे जैसा कि आप लोग कर ही कहाँ रहे हो, थोड़ा सपोर्ट करो। हम बहुत दान दक्षिणा ये सब करना चाहते हैं, समझ पा रहे हो? हमारा बहुत शौक़ है आप लोगों के लिए कुछ करने का, समझ पा रहे हो? आप लोग जल्द से जल्द 1 मिलियन को पूरा करो और इंस्टा पर फॉलोवर को थोड़ा सा बढ़ाओ, समझ पा रहे हो? हमारे पास जितना आमदनी आएगा अपने से पेट काट के जो बचेगा उसे मैं दान करना चाह रहा हूँ। मतलब कि हमारा भी कुछ पर्सनल लाइफ है, हमें भी कुछ खर्च होगा, आने जाने का, खाने पीने का कुछ तो होगा ना भाई, तो उसे मेंटेन करना होगा। फिर हमारा जो हमारे साथ जो रहेगा कैमरामैन रहेगा उसको भी कुछ करना है, जो वीडियो को एडिट करेगा, जो करेगा, मतलब कि खर्च को कुछ खर्च होगा, जो स्टाफ रहेगा उसके लिए, तो थोड़ा सा जो बचेगा उसके बाद हम दान दक्षिणा ये सब चीज़ में लगाना चाहते हैं। समझ पा रहे हो? तो आप लोग क्या करना है, थोड़ा सा सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस में लगाओ। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। आपने एक नया चैनल है मेरा, उसे सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा को ज्वाइन कर लो और जो है अपना कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखो, इंस्टा पर भी लिखो, इंस्टा को जरूर फॉलो करना और कटिंग पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम को। इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।